नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका भाग 2 है यूरोप के लिए फसलें। इस पूरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार कंपनी स्वयं दीवान बन जाती है, किस प्रकार यूरोप के लिए फसलों का जो उत्पादन है वो हिंदुस्तान में किया जाता है और किस प्रकार नील का विद्रोह होता है, नील के किसान विद्रोह करते हैं और उसके बाद की घटनाएं क्या होती है। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। जी हाँ, देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अफीम और नील की खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाती है। अफीम और नील की खेती के लिए यहाँ के किसानों को मजबूर भी किया जाता है, क्योंकि यूरोप के अंदर हिंदुस्तान में बनी जो नील है उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इस मांग को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान में जो है नील और अफीम के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसी के साथ आने वाले लगभग 100-150 सालों तक कंपनी जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को अलग अलग चीज़ों के उत्पादन के लिए मजबूर करती है। आइए हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों के उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर किया गया। देखिए यहाँ पर हम कुछ क्षेत्र देख रहे हैं और वहाँ पर उत्पादन की जाने वाली जो फसलें हैं उनके नाम देख रहे हैं। आने वाले समय में हम बात करते हैं कि लगभग 100-150 सालों तक कंपनी मजबूर करती है किसानों को। तो देखते हैं, अंग्रेजों ने किसानों को निम्न फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। जैसे कि बंगाल की बात करें तो बंगाल में पटसन, असम की बात करें तो असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। इन सब चीज़ों के उत्पादन के लिए कंपनी जो है वो किसानों को क्या करती थी, मजबूर करती थी। किसान भी बहुत परेशान थे और किसान जो है वो भी कंपनी के प्रति जो है अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना रख रहे थे और ऐसा ही विद्रोह फिर फूटता है नील विद्रोह के रूप में। आगे हम देखते हैं कि क्या रंग का भी कोई इतिहास है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नीले रंग की और हम जानेंगे कि ये नीला रंग किस प्रकार बनता था। अब तो कृत्रिम रंग आ चुके हैं, है ना, अब तो हर कलर मिलता है, लेकिन हम देखेंगे कि नील का क्या इतिहास है। आइए, हम जिस नीले रंग की बात करते हैं बच्चों, ये नीला रंग जो है ये नील नाम के एक पौधे से निकला है ना। नील नाम के पौधे से ही नीला रंग हमें नाम देखने को मिलता है। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मोरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत के नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। यानी कि ये मोरिस के छापे हैं जो कि इंग्लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मोरिस के छापे हैं जिसमें फूल पत्तियां बनाई जाती है और इसमें जो रंग है वो हल्का नीला और नीला कलर इसमें काम में लिया जाता है। संभवतः यह जो रंग है ये भारत में तैयार जो नील है वहीं से ही प्राप्त किया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत के अंदर हम देखें तो मुख्य रूप से बंगाल की नील है ये काफ़ी प्रसिद्ध होती थी और भारत की नील की जो मांग है ये पूरे यूरोप में रहती थी। भारत इस क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता था। भारतीय नील की मांग क्यों थी इसकी हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि भारतीय नील जो है इसका बहुत ही शानदार और चमकदार रंग होता था, ठीक है, इसलिए इस नील के प्रति अंग्रेजों का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। आइए बात करते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। अगर हम बात करें 13वीं सदी की तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि कपड़े को रंगने के लिए नीला रंग का प्रयोग चाहिए था और ये भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ये जो रंगरेज हैं जो कपड़े को रंगने का काम करते हैं ये भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। अब एक तो नील महंगी है और बहुत कम मात्रा जो है यूरोपीय बाजारों में फैल रही है, बहुत कम मात्रा जो है पहुंच रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए जो है कुछ और प्रयास भी किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर एक पौधा है वोड, एक पौधे का नाम है वोड। जो यूरोप के लोग हैं वो वोड नामक पौधे से जो नीला रंग प्राप्त करते थे, लेकिन वोड नामक जो पौधा है इससे इतना चमकदार नीला रंग प्राप्त नहीं होता था जितना अच्छा हिंदुस्तान की नील से प्राप्त होता था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वोड के पौधे की बात करें तो यह शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में यह आसानी से मिल जाता था। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तरी इटली है, दक्षिणी फ्रांस है, व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, लेकिन जो असली चमकदार रंग था वो तो नील में ही देखने को मिलता था।
वुड उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के नील की मांग पूरे यूरोप में थी, लेकिन जो वुड उत्पादक हैं वो नील का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो नील के आयात पर जो है पाबंदी लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, जो वुड के उत्पादक हैं, यानी वुड जो पौधा है, इसके जो उत्पादक है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई कि नील का आयात बंद करो। क्यों? क्योंकि अगर नील का आयात होता रहेगा तो वुड के जो उत्पादक है इनको फायदा नहीं होगा। इनका वुड कौन खरीदेगा? क्योंकि असली चमकदार रंग तो नील में ही होता था। वुड तो एक विकल्प था, लेकिन अगर नील का आयात नहीं रुकेगा तो वुड के जो उत्पादक है, जो व्यापारी हैं, वो तो घाटे में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये वुड के उत्पादक जो है ये सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि नील का आयात बंद कर दीजिए। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जो नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, लेकिन वुड से मिलने वाला रंग जो है ये बेजान और फीका होता था। अब चमकदार नीले रंग के लिए जो है यूरोप के अंदर काफी मांग थी, लेकिन वुड उत्पादक चाहते हैं कि वुड से नीला रंग प्राप्त किया जाए। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई गई है नील के पौधे की, और जो पीछे आपने तस्वीर देखी थी प्यारे बच्चों, ये तस्वीर जो थी ये वुड के पौधे की तस्वीर थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। फिर इस नील की कमी को पूरा करने के लिए जो है नील की खेती की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। यहां पर जो ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर में आपको एक विद्रोह सा दिखाई दे रहा होगा कि आपस में जैसे कोई लड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर है ये सेंट डोमिंग्यू की तस्वीर है। यहां पर जो है फ्रांसीसी नील उगाना चाहते हैं, लेकिन सेंट डोमिंग्यू के अंदर जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हम हमारे क्षेत्र में नील उत्पादन नहीं करेंगे। फ्रांसीसी इस एरिया को खाली करवाना चाहते हैं, इस क्षेत्र को खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी है, जो रह रहे हैं सेंट डोमिंग्यू के लोग, वो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम हमारा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है एक विद्रोह हो जाता है। ये 1791 का विद्रोह है, याद रखना। 1791 ईस्वी के अंदर ये विद्रोह होता है सेंट डोमिंग्यू के अंदर। ठीक है, और ये फ्रांसीसी सेनाएं जो है ये यहाँ के लोगों को हटा रही है, ठीक है, नील उगाने के लिए। अब कुछ क्षेत्रों में नील उत्पादन शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। लेकिन अब कपास उत्पादन, सूती वस्त्र इतना ज्यादा बनने लगा, तो सूती वस्त्र को रंगने के लिए जो है नील की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी कई क्षेत्रों में नील उग रही है, लेकिन 1783 से लेकर 1789 तक का जो टाइम है, 1783 से 1789 तक का, इस टाइम के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में विद्रोह होते हैं, लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, कुछ लोग नील उगाने को तैयार नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में देखते हुए दुनिया का जो नील उत्पादन है वो आधा हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कपास उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, नील उत्पादन आधा रह जाता है, तो फिर कपड़ों को रंगेंगे कैसे? ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब ब्रिटेन के अंग्रेजों को और कुछ तरीका चाहिए था कि भाई कैसे अब हम हमारे कपड़ों को रंगे। अब दूसरा स्रोत जो है फिर वो हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब ब्रिटेन जो है वो भारत में इंटरेस्ट पैदा करेगा, भारत में अपनी दिलचस्पी बढ़ाएगा, भारत में जो है नील का उत्पादन करना शुरू करेगा। यूरोप में नील की मांग बढ़ रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी कि किस प्रकार जो है हिंदुस्तान में नील की खेती बढ़ाई जाए। बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में नील की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रयास करती है, और आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में 1810 की अगर हम बात करें तो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रयास करती है नील की कमी को पूरा करने का। यूरोप में नील की कमी होती है, उसे पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर नील के व्यापार को बढ़ाना चाहती है, और बंगाल के अंदर नील की खेती को फैलाने का प्रयास किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और देखते ही देखते 1810 तक, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हम देख रहे हैं कि जो नील का हिस्सा है, यूरोप में जाने वाली नील का हिस्सा, वो 95% हो जाता है। यानी कि भारत से जो नील जा रही है वो 95% जा रही है। अब देखिए कितना ज़्यादा जो अमाउंट है, एक 95% आप अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इतनी नील जो है हिंदुस्तान से यूरोप में जा रही है। कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ भाई ये व्यापार मुनाफे का है, इसलिए इन्वेस्ट करो, नील के उत्पादन में पैसा लगाओ क्योंकि फायदा होगा। और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भी जो है हिंदुस्तान में आते हैं और नील के व्यापार पर जो है पैसा लगाते हैं, नील की खेती को जो है फैलाने में योगदान देते हैं, ताकि वे भी जो है नील की खेती से मुनाफा कमा सके, क्योंकि नील की जबरदस्त मांग थी। कहां पर? यूरोप में। ठीक है, चलिए
आगे हम देखते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो प्रकार थे, एक प्रकार तो था निज और दूसरा प्रकार था रेयती। निज प्रकार में क्या होता है देखते हैं हम। निज जो है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते हैं। या तो वो खुद की जमीन पे नील का उत्पादन करेगा बागान मालिक, हम निज की बात कर रहे हैं। हमने दो प्रकार देखे हैं, निज और रेयती, जिसमें हम निज की बात कर रहे हैं कि निज की खेती में जो बागान मालिक है, जिसका खुद का बागान है, वो खुद अपने बाग के अंदर ही खेती करेगा। या तो वो खुद के बाग में करेगा या फिर भाड़े से जमीन ले लेगा और उस पर खेती करेगा। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, इसमें समस्याएं क्या थी, लेकिन निज खेती की कुछ समस्याएं थी। देखिए, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि देखिए नील अगर बड़े स्तर पर लगाना है तो उसमें जो है क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बागान मालिक नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। केवल उपजाऊ जमीन पर नील की खेती की जा सकती थी, लेकिन जो उपजाऊ जमीन है उस पर जो है बहुत सारे लोग पहले से रह रहे थे, तो उन्हें खाली करवाना और वहां पर नील की खेती करवाना बहुत मुश्किल था। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। फिर देखिए, नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। छोटे मोटे भूखंड में नील की खेती नहीं होती है और बड़े भूखंड जो है वो पर्याप्त नहीं हो रहे थे। इसी के साथ उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहां के किसानों को हटवा दिया। अब बड़े भूखंड की आस में इन्होंने फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द जो है जमीन लेने का प्रयास किया और वहां जो किसान रहे थे उन्हें हटा दिया। अब किसानों को हटा देंगे तो किसान क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, मजदूरों को तैयार करना नील की खेती के लिए, है ना। मजदूर अपना परंपरागत काम छोड़कर नील की खेती में आना, ये भी आसान नहीं था। तो समस्याएं बहुत ज्यादा थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी जरूरत पड़ती थी, है ना। इतने हल और बैल जो है पर्याप्त नहीं हो सकते थे, बहुत सारे हल और बैल की आवश्यकता पड़ती थी। इसी के साथ में इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। यानी कि उपजाऊ क्षेत्र चाहिए और जो बचा कुचा क्षेत्र है वो 25% से भी कम था। यानी कि नील की पैदावार वाली जो जमीन थी वो 25% से भी कम मिल रही थी, तो ये भी एक समस्या थी। दूसरा, बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। यानी कि जो निज व्यवस्था के अंतर्गत जो जमीन आती थी वो 25% से भी कम थी और बाकी जो जमीन थी वो रेती के अंतर्गत आती थी। और हमने देखा नील की खेती के दो प्रकार, एक निज और एक रेती। आइए रेती पर भी चर्चा कर लेते हैं। रेतों की जमीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ अनुबंध करते थे। रेत यानी कि किसान, किसानों को रेत कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो जो बागान मालिक है वो किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अनुबंध कर रहे हैं, ठीक है। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर नगद कर्जा मिल जाता था। यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो मुझे कर्जा मिल जाएगा नील उगाने के लिए, ठीक है, कि चलो ये लो पैसे, अब नील उगाओ अपनी जमीन पर, और कम ब्याज पर। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। और ये 25% जो जमीन है वो एकदम उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई अनुपजाऊ जमीन है, एकदम उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं, रेत को नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, लेकिन जो कर्जा उसे मिल रहा है वो कर्जा बहुत कम है, वो पर्याप्त कर्जा नहीं है। दूसरा, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, जो सबसे बेस्ट और सबसे उपजाऊ खेत हो वहां करे। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। और यह भी बात सच है कि एक बार जहां पर नील उगा दिया, जिस उपजाऊ क्षेत्र में नील उगा दिया, तो उसका जो नील का पौधा तो उग जाएगा, लेकिन वहां का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नील की जो जड़ें हैं बहुत गहरी होती थी और ये क्या करती थी, मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। अब मिट्टी में जान ही नहीं बचेगी तो फिर दोबारा फसल कैसे होगी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब नील हो गई, चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये बागान, ये तो नकदी फसलें थी जिसका जो है अंग्रेज व्यापार के अंदर मुनाफा कमाने के लिए करते थे। लेकिन किसान तो धान खाएगा ना, किसान को तो अनाज चाहिए ना। लेकिन नील की खेती के बाद में उस उपजाऊ क्षेत्र का जो है, वो जो उपजाऊ जमीन है वो भी खराब हो जाएगी, वहां पर धान भी नहीं उग पाएगा। तो इसलिए किसानों की जो जमीन है वह भी खराब ही हो रही थी एक प्रकार से। आगे देखिए, नील का उत्पादन कैसे होता था। तो देखिए, एक चित्र दिया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि नील का उत्पादन कैसे होता था। यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप है नील की। यहाँ पर आपको जो है किण्वन होद दिख रहे होंगे, देखिए किण्वन होद है, ये लाइन टू लाइन होद है। यहाँ पर जो नील के पत्ते हैं, ये नील के पत्ते चूट कर ये नील के पत्ते इसमें डाले जाते हैं। लंबे समय तक जो है उन्हें उबाला जाता है, ठीक है। उनमें जो एकदम पत्तों से रंग अलग हो जाए ऐसा किया जाता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों उन पत्तों को सुखा के अलग साथ वाले में डाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बीटर वाट है, ठीक है, बीटर वाट, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनको रखकर पत्तों को, और जो कुछ मजदूर हैं ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा लट्ठा होता है लकड़ी का और उससे फिर कूटने का भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें कूटते हैं, देखिए आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर आपको लट्ठे से दिख भी रहे हैं। काफ़ी समय तक इसे घोलते हैं, कूटते हैं, जिससे फिर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है रंग का निर्माण होता है, नील के रंग का, ठीक है। तो नील उत्पादन इस प्रकार होता है।
हमने यहाँ पर जो है नील के पौधे का उत्पादन और नील उत्पादन की बात की है। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर हम देखते हैं, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मांग होती है नील की। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम देखते हैं कि हमने इस पूरे भाग में क्या सीखा है। हमने सीखा कि नील की यूरोप के बाजार में बढ़ती मांग, कि यूरोप के बाजार में नील की मांग क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि नील जो है अच्छा नीला चमकदार रंग देता था। दूसरा जो वोड है, वोड के पौधे की तुलना में दमदार कलर जो है नील के पौधे में होता था। और दूसरा औद्योगिकरण था, तो औद्योगिकरण के चलते कपास जो है, सूती वस्त्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उसको रंगने के लिए अंग्रेजों को रंग चाहिए था। नील के किसानों की दशा की बात करें तो भाई नील के किसानों की दशा खराब थी। एक तरफ तो उन्हें नील उगाने के लिए कर्जा मिल रहा था, लेकिन कर्जा बहुत कम मिल रहा था। दूसरा, उनकी उपजाऊ जमीन है जिस पर नील उगाते थे लगभग 25% जमीन पर, और नील उगाने के बाद में वो जमीन खराब हो जाती है और उस पर धान भी नहीं उग सकता था। ठीक है, तो समस्याएं थी किसानों की अपनी। आइए मूल्यांकन करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? निज रेती, ए और ब दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ए और ब दोनों, निज और रेती दोनों प्रकार के जो है तरीके नील उत्पादन के होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, वोड का पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, या रेगिस्तानी क्षेत्र? तो शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर जो है वोड का पौधा उगाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मॉरिस कॉटन छपाई कहां पर होती थी? बिहार, लखनऊ, दिल्ली या इंग्लैंड? तो यह इंग्लैंड में होती थी। इसका एक दृश्य भी मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और असत्य वाला। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले भारतीय नील का 95% हिस्सा था। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये बात क्या हुई? सत्य हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। देखिए, यूरोपीय बाजारों में डैश 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 की जबरदस्त मांग थी, तो नील की, और नील भी किसकी? भारतीय नील की। भारतीय नील की जबरदस्त मांग थी, याद रखिएगा। चलिए, तो बच्चों यह भाग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं यह भाग आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।